नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वैल्यू एडेड कोर्स गांधी इन एजुकेशन गांधी जी का जो शिक्षा का दर्शन है उसे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके तीनों यूनिट को कवर करने वाले हैं तथा लास्ट में हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट यूनिट से। तो जैसा कि आप सिलेबस में देख पा रहे हैं, हमारे पास 3 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में है गांधी जी का दर्शन और शिक्षा। सेकेंड यूनिट में है शिक्षा में गांधी जी के प्रयोग और थर्ड यूनिट में है कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर गांधी जी के शैक्षिक विचार। तो चलिए फर्स्ट यूनिट से हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट का हमारा पहला जो टॉपिक है शिक्षा पर गांधी जी का दर्शन। औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की आलोचना। गांधी जी ने औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की आलोचना की थी। महात्मा गांधी उस समय के औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के कठोर आलोचक थे। उनका मानना था कि यह प्रणाली भारतीय वास्तविकताओं से कटे हुए थी और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्कों को तैयार करना था। शिक्षा व्यवस्था में रोजगार उन्मुख कौशल विकास और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता शिक्षा के बारे में एक सुस्पष्ट दर्शन रखते थे। उनके विचारों के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। सर्वांगीण विकास। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को व्यक्ति के सभी आयामों शरीर, मन और आत्मा का पोषण करना चाहिए। इसका मतलब शारीरिक गतिविधि, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास को शामिल करना था। स्वावलंबन। गांधीवादी शिक्षा का एक मूल सिद्धांत स्वावलंबन था। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की थी जहां छात्र शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल सीखते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने समुदायों में योगदान दे सके। करके सीखना। गांधी जी ने रट्टा लगाने की बजाय व्यवहारिक और करके सीखने पर बल दिया। उनकी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा योजना पारंपरिक विषयों के साथ साथ कताई, बुनाई और बढ़ईगिरी जैसी गतिविधियों पर केंद्रित थी। मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करते थे। उनका मानना था कि इससे सीखने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और उससे जुड़ने में मदद मिलती है। अहिंसा और सत्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने इन मूल्यों पर आधारित एक समाज की कल्पना की थी और शिक्षा उन्हें विकसित करने का एक उपकरण था। सामाजिक उत्थान। गांधी जी शिक्षा को सामाजिक प्रगति, विशेष रूप से वंचितों के लिए एक साधन के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा लोगों को सशक्त बना सकती है और सामाजिक असमानता को कम कर सकती है। शिक्षा के बारे में गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जो समग्र विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समुदाय की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाले शैक्षिक सुधार को प्रभावित करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा गांधी जी के शिक्षा का दर्शन, जिसमें हमने पढ़ा सर्वांगीण विकास, स्वावलंबन, प्रैक्टिकल नॉलेज करके सीखना, मातृभाषा में शिक्षा, अहिंसा और सत्य, सामाजिक उत्थान, चरित्र निर्माण और नैतिक विकास। गांधी जी ने चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के लिए शिक्षा को ही केंद्र बिंदु माना है। उन्होंने इसकी कल्पना कुछ इस प्रकार की है। मूल्यों का केंद्र। शिक्षा को सत्य, अहिंसा, संयम, करुणा और साधारण जीवन जैसे मूलभूत नैतिक मूल्यों को स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। ये मूल्य छात्रों के चुनाव को निर्देशित करने वाले एक मजबूत नैतिक धरोहर का निर्माण करेंगे। आदर्श और सेवा। गांधी जी के अनुसार शिक्षकों को इन मूल्यों को अपनाने वाले आदर्श होने चाहिए। उनके व्यवहार और कार्यों का छात्रों के चरित्र निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने समुदाय सेवा के महत्व पर भी बल दिया।
जहां छात्र अपने मूल्यों को व्यवहार में ला सके और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित कर सके। अनुभव से सीखना। गांधी जी मानते थे कि नैतिक पाठ सिर्फ रटने से नहीं बल्कि अनुभवों के माध्यम से सीखे जाते हैं। स्कूल छात्रों के लिए नैतिक दुविधाओं से जूझने, जिम्मेदार निर्णय लेने और अपनी गलतियों से सीखने के अवसर पैदा कर सकते हैं। आत्म जागरूकता पर ध्यान दें। नैतिक विकास के लिए आत्म जागरूकता का विकास महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने ऐसी शैक्षणिक प्रथाओं की कल्पना की जो आत्मनिरीक्षण, अपने कार्यों और प्रेरणाओं पर चिंतन को प्रोत्साहित करें। धार्मिक और सांस्कृतिक परवरिश। विशिष्ट धार्मिक शिक्षा की वकालत न करते हुए गांधी जी ने नैतिकता को आकार देने में धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षाओं की भूमिका को स्वीकार किया। उनका मानना था कि शिक्षक को छात्रों की विविध पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और विभिन्न परंपराओं में निहित नैतिक मूल्यों की सराहना को बढ़ावा देना चाहिए। इन पहलुओं को शिक्षा में एकीकृत करके गांधी जी ऐसे व्यक्तियों के निर्माण का सपना देख रहे थे जो न केवल एकेडमिक रूप से योग्य हो बल्कि नैतिक, जिम्मेदार और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए समर्पित हो। हमारा जो अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य और स्वच्छता और सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प। गांधी जी का मानना था कि सिर्फ शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा को समग्र विकास का माध्यम माना, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प को सीखना भी शामिल था। आइए देखें उन्होंने इन पहलुओं को शिक्षा से कैसे जोड़ा। स्वास्थ्य और स्वच्छता। गांधी जी ने स्वास्थ्य ही धन है का नारा दिया। उनका मानना था स्वस्थ शरीर और स्वच्छ वातावरण सीखने के लिए आवश्यक है। शिक्षा में स्वस्थ आदतें सिखाना जैसे संतुलित आहार, व्यायाम और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना शामिल होना चाहिए। साथ ही स्कूल में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की आदत भी डाली जा सकती है। सांस्कृतिक विरासत। गांधी जी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरवान्वित थे। उनका मानना था कि शिक्षा को विद्यार्थियों को उनकी जड़ों से जोड़ना चाहिए। इसका मतलब इतिहास, कला, संगीत, साहित्य और परंपराओं को सीखना हो सकता है। यह छात्रों में राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विविधता की सराहना पैदा कर सकता है। हस्तशिल्प। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और हस्तशिल्प को आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उनका मानना था कि स्कूलों में छात्रों को कताई, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने या अन्य स्थानीय हस्तशिल्प सीखने का अवसर देना चाहिए। इससे न केवल कौशल विकास होगा बल्कि पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। इन सभी पहलुओं को शामिल करके गांधी जी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सपना देख रहे थे जो व्यक्ति को न सिर्फ ज्ञानी बनाए बल्कि स्वस्थ, सांस्कृतिक रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर भी बनाए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा गांधी जी के शिक्षा का दर्शन। उसके बाद हमने पढ़ा चरित्र निर्माण और नैतिक विकास पर गांधी जी की जो परिकल्पना थी, दृष्टिकोण थी, उसे पढ़ा। उसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता, सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, इन पर जो गांधी जी के विचार थे उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट आता है। सेकंड यूनिट में हमें गांधीज एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन
जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें गांधी जी ने शिक्षा में क्या क्या प्रयोग किए उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। गांधी जी ने जो शिक्षा में प्रयोग किया उसमें प्रमुख था भारतीय भाषाओं का प्रचलन। भारतीय भाषाओं को वो शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षा की दृष्टि में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के प्राथमिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने पर बहुत बल दिया गया था। यह दृष्टिकोण भारत में शिक्षा के उनके अनुभवों और उनके स्वयं के शिक्षा प्रयोग, जिसे नई तालीम या आधारभूत शिक्षा के नाम से जाना जाता है, से उत्पन्न हुआ। आइए देखें उनके विचार इन 3 प्रमुख क्षेत्रों में कैसे प्रकट हुए। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषा, इसके प्रयोग के क्या प्रभाव हुए वो देखते हैं। सेवाग्राम आश्रम और अन्य संस्थानों में गांधी जी के शिक्षा प्रयोग में शिक्षा के लिए मुख्य रूप से गुजराती और हिंदी जैसी स्थानीय भाषाओं पर बहुत अधिक निर्भरता थी। यह अंग्रेजी को प्राथमिकता देने वाली ब्रिटिश प्रणाली के बिल्कुल विपरीत था। इसका लाभ जो हुआ वो देखते हैं। उनका मानना था कि भारतीय भाषाओं के उपयोग से पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने और उसमें गहराई से जुड़ने में मदद मिलती है। छात्र जटिल अवधारणाओं को अपनी मातृभाषा में अधिक आसानी से समझ सकते हैं। अब है हमारा पाठ्य पुस्तकों के रूप में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। तो देखिए प्रयोग का फोकस। नई तालीम का फोकस भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें विकसित करने पर था, जो स्थानीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक हो और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को शामिल करे। विषय वस्तु और भाषा। इन पाठ्य पुस्तकों का लक्ष्य सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना और ग्रामीण समुदाय की ज़रूरत को पूरा करना था। उन्हें स्पष्ट और सरल शैली में लिखा गया था ताकि वे विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उन्हें पढ़ना सुलभ हो सके। अब शिक्षक जो है, शिक्षक के रूप में भारतीय भाषाओं का प्रयोग आइए देखते हैं। प्रयोग में प्रशिक्षण। गांधी जी ने उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया जो भारतीय भाषाओं में पारंगत हो और क्षेत्रीय संदर्भ को समझते हो। शिक्षक की क्या भूमिका थी? ये शिक्षक केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी थे, जो छात्रों को उनकी मातृभाषा में गतिविधियों और चर्चाओं के माध्यम से मार्गदर्शन देते थे। उन्होंने स्थानीय भाषा के ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर जो भारतीय भाषाओं को शिक्षा में शामिल करने से जो प्रभाव हुआ उनके बारे में बताया गया है। गांधी जी के प्रयोग ने शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। इसने छात्रों को सशक्त बनाया, सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा दिया और बड़ी आबादी के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया। यह दृष्टिकोण भारत में शिक्षा सुधारों को प्रेरित करना जारी रखता है, जिसमें बहुभाषी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों की शक्ति का लाभ उठाती हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी है जो भारतीय भाषा शिक्षा में शामिल की गई। तो इसके कुछ विचारणीय बिंदु है जिन पे हम चर्चा करते हैं। भारत की भाषाई विविधता। इस दृष्टिकोण को पूरे भारत में लागू करना देश के विशाल भाषाई परिदृश्य के कारण एक चुनौती है। सभी भाषाओं के लिए योग्य शिक्षकों को ढूंढना और मजबूत शिक्षण सामग्री विकसित करना अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। भाषाओं में संतुलन। हालांकि भारतीय भाषाओं पर जोर देना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंग्रेजी की पूरी तरह से उपेक्षा वैश्विक दुनिया में छात्रों के अवसर को सीमित कर सकती है। दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। जैसा कि अगर हम केवल भारतीय भाषाओं में पढ़ें
अंग्रेजी को अगर नकार दे तो हम शेष विश्व से नहीं जुड़ पाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। शिक्षा के लिए आधार के रूप में भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी का शिक्षा प्रयोग एक मूल्यवान मॉडल के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध, पहुंच और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देता है। सेकेंड यूनिट का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है गांधी जी का शिक्षा दर्शन, प्राथमिक से लेकर वयस्क शिक्षा तक। महात्मा गांधी शिक्षा को सामाजिक उत्थान और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में देखते थे। उनके विचार में प्राथमिक और वयस्क शिक्षा दोनों शामिल थी, जिनमें समग्र विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व पर ध्यान दिया गया था। आइए उनके विचारों पर नज़र डालें। प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए और निःशुल्क शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। इससे एक अधिक समान समाज का निर्माण होगा और आने वाली पीढ़ियों को आवश्यक कौशल से युक्त बनाया जा सकेगा। हस्तशिल्प और आजीविकाओं पर ध्यान देना। गांधी जी ने पाठ्यक्रम में कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी जैसे व्यावसायिक कौशल को एकीकृत करने की वकालत की। इससे शिक्षा अधिक व्यवहारिक हो जाएगी और बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करेगी। मातृभाषा में शिक्षा। उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने पर बल दिया। इससे बेहतर समझ सुनिश्चित होगी और विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए विदेशी भाषा की बाधा दूर होगी। चरित्र निर्माण। शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ सत्यनिष्ठा, अहिंसा और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे नैतिक मूल्यों को भी विकसित किया जाना चाहिए। यह बच्चों को समग्र रूप से विकसित व्यक्ति बनाएगा। ये था हमारे गांधी जी का प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत नहीं, दर्शन, फिलॉसफी। अब इसके बाद है वयस्क शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन का दर्शन। तो आइए इसे देखते हैं। साक्षरता का महत्व। गांधी जी ने निरक्षरता मिटाने को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना। उनका मानना था कि वयस्कों को शिक्षित करना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें जागरूक विकल्प बनाने और समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देगा। व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान देना। अब वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों को समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली तात्कालिक ज़रूरतों और चुनौतियों को दूर करना चाहिए। इसमें बुनियादी अंकगणित सिखाना, स्वच्छता पद्धति या उन्नत कृषि तकनीक शामिल हो सकती है। आत्मनिर्भरता का निर्माण। वयस्कों को उनके स्थानीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक कौशल से लैस करने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने और उनके परिवारों और समुदायों के आर्थिक कल्याण में योगदान करने का बल मिलेगा। ये था हमारे वयस्क शिक्षा का दर्शन, जिसमें साक्षरता को महत्व दिया गया है, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया गया है, जिसमें अंकगणित सिखाना, स्वच्छता पद्धति और उन्नत कृषि तकनीक को शामिल किया गया। आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कुछ ऐसे चीज़ें थी जो वयस्क शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों में शामिल थी, जिसे सामान्य सूत्र में यहाँ बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसे। समग्र विकास। बच्चों और वयस्क दोनों के लिए गांधी जी ने उस शिक्षा पर बल दिया जो मन, शरीर, आत्मा का पोषण करे। इसका मतलब शारीरिक गतिविधि, बौद्धिक उत्तेजना और नैतिक मूल्यों को शामिल करना था। करके सीखना। उन्होंने उन व्यवहारिक करके सीखने के अनुभवों की वकालत की जो दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक थे। यह दृष्टिकोण शिक्षा को अधिक आकर्षक और लागू करने योग्य बनाएगा। समुदाय केंद्रित। गांधी जी के अनुसार शिक्षा समुदाय में निहित होनी चाहिए और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
स्कूल और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक विकास का केंद्र बन जाएंगे। इसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट है वो है महात्मा गांधी का उच्च शिक्षा के लिए दृष्टिकोण। तो आइए इसे देखते हैं। महात्मा गांधी का उच्च शिक्षा के लिए दृष्टिकोण उस समय मौजूद औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली से भिन्न था। उनके विचार के कुछ पहलू इस प्रकार हैं। सर्वांगीण विकास। महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को केवल तथ्यों को याद रखने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। यह व्यक्तियों को सर्वगुण संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास को शामिल करना चाहिए। प्रासंगिकता और आत्मनिर्भरता। गांधी जी के अनुसार उच्च शिक्षा को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कृषि महाविद्यालयों जैसे संस्थान की कल्पना की जो आत्मनिर्भर होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। सेवा के लिए शिक्षा। गांधी जी ने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। वे चाहते थे कि विश्वविद्यालय ऐसे स्नातक तैयार करे जो न केवल योग्य हो बल्कि सेवा के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो। औपचारिक शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह। गांधी ने औपचारिक संस्थानों पर अत्यधिक निर्भरता पर भी सवाल उठाया। वे स्व अध्ययन में विश्वास करते थे और सोचते थे कि कॉलेज की दीवारों से परे भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भारत में निहित शिक्षा पर बल। गांधी को लगा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली भारत के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। उन्होंने भारतीय मूल्यों और संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली की वकालत की। ये विचार उनकी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणाओं का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाना था। हालांकि गांधी के दृष्टिकोण के कुछ पहलू पर बहस होती है, फिर भी वे भारत में शिक्षा सुधार पर चर्चा में प्रासंगिक बने हुए हैं। उच्च शिक्षा के दर्शन में हमने पढ़ा कि वे चाहते थे सर्वांगीण विकास हो, यानी सर्वगुण संपन्न हो। प्रासंगिकता और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। सेवा के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। औपचारिक शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह किया गया। उनका मानना था कि बिना कॉलेज जाए भी स्व अध्ययन से भी शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। और भारत में निहित शिक्षा पर बल दिया गया, जिसमें भारतीय मूल्यों और संस्कृति पर आधारित शिक्षा की वकालत की उन्होंने। इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी जो बुनियादी शिक्षा का दर्शन है, नई तालीम जिसका नाम दिया गया है, उसे देखते हैं। नई तालीम, जिसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में विकसित एक शिक्षा दर्शन और शिक्षा शास्त्र की प्रणाली है। इसे सर्वप्रथम 1937 में वर्धा सम्मेलन में पेश किया गया था और इसका उद्देश्य एक समग्र और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना था जो ग्रामीण भारत की ज़रूरतों के लिए प्रासंगिक हो। नई तालीम के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा। शिल्प कर्म, विशेष रूप से कताई बुनाई, शिक्षा का मूल माना जाता था। छात्र शिल्प सीखते समय अपने शैक्षणिक कौशल भी विकसित करेंगे। सामुदायिक जुड़ाव। शिक्षा कक्षाओं तक ही सीमित नहीं थी। छात्रों को सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने और अपने परिवेश से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आत्मनिर्भरता। नई तालीम का लक्ष्य ऐसे आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाना था जो अपने समुदाय और राष्ट्र में योगदान दे सके। सर्वांगीण विकास। नई तालीम ने शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के महत्व पर बल दिया। आइए देखते हैं नई तालीम का क्या प्रभाव पड़ा। नई तालीम का भारतीय शिक्षा पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने साक्षरता, कौशल विकास और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में मदद की। हालांकि नई तालीम के कार्यान्वयन में भी चुनौतियां थी और औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा इसे धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया गया।
लेकिन नई तालीम जो गांधी जी का शिक्षा का दर्शन है, बुनियादी शिक्षा का दर्शन, वो आज भी प्रासंगिक है। तो आइए इसे देखते हैं। सामना की गई चुनौतियों के बावजूद नई तालीम एक प्रासंगिक शिक्षा दर्शन बनी हुई है। व्यवहारिक कौशल, सामुदायिक जुड़ाव और समग्र विकास पर इसका जोर आज भी दुनिया में मूल्यवान है। चूँकि भारत बेरोजगारी और ग्रामीण शहरी असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, नई तालीम शिक्षा के लिए एक संभावित ढांचा प्रदान करती है जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकें। आज की शिक्षा में नई तालीम को कैसे लागू किया जा सकता है, इसके कुछ तरीके यहाँ बताए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। स्कूल अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल कर सकते हैं ताकि छात्रों को उन कौशल से लैस किया जा सके जो नौकरी बाजार में मांग में है। सेवा शिक्षा। छात्र सेवा शिक्षा परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं जो उनकी कक्षा के सीखने को वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जोड़ते हैं। सामुदायिक भागीदारी। स्कूल छात्रों को सीखने और उनके समुदाय में योगदान करने के अवसर प्रदान करने के लिए सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। समग्र मूल्यांकन। स्कूल समग्र मूल्यांकन पद्धतियों को अपना सकते हैं जो छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों से अलग है। नई तालीम के इन तत्वों को शामिल करके हम एक अधिक न्यायसंगत और प्रासंगिक शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो छात्रों को 21वीं सदी में सफलता के लिए तैयार कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड यूनिट समाप्त होता है। इसके बाद हम थर्ड यूनिट को पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो हमारा है वो है कौशल और स्थानीय आवश्यकताओं के माध्यम से ग्रामीण विकास। इसके ऊपर गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, उसके बारे में हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले को सशक्त बनानी चाहिए। आइए देखें कि कौशल और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा देने का उनका दृष्टिकोण ग्रामीण विकास में कैसे योगदान दे सकता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। शिक्षा लोगों को ऐसे व्यवहारिक कौशल प्रदान करे जो उनके आसपास के वातावरण के लिए प्रासंगिक हो। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। अब पारंपरिक शिल्प, स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि पद्धतियों को आधुनिक बाजारों के अनुरूप बनाना तथा अस्थायी कृषि, फसल की पैदावार और संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने वाली तकनीकें सीखना। और स्थानीय बुनियादी ढांचा, स्थानीय सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण और रखरखाव के लिए कौशल विकसित करना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उनका गांधी जी का दृष्टिकोण, वो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। व्यवहारिक कौशल सीखने से व्यक्ति अपने स्वयं के अवसर पैदा करने और बाहरी कारकों पर कम निर्भर रहने की क्षमता हासिल करते हैं। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है और गरीबी कम होती है। स्थानीय ज्ञान का संरक्षण। पीढ़ियों से चली आ रही स्थानीय कौशल और परंपराओं का बहुत महत्व है। शिक्षा समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपनाते हुए इस ज्ञान को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। समुदाय विकास। जब व्यक्ति के पास प्रासंगिक कौशल होते हैं तो वे अपने समुदाय के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं। इसमें छोटे व्यवसाय शुरू करना, स्थानीय सेवाओं में सुधार करना और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। इसके बाद इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं जो यहाँ बताया गया है, तो आइए इन्हें देखते हैं। बाज़ार में उतार चढ़ाव। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कौशल प्रशिक्षण बदलती बाजार मांगों के लिए प्रासंगिक बना रहे। बुनियादी ढांचा और संसाधन। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मानसिकता में बदलाव। पारंपरिक शिक्षा मॉडल से कौशल आधारित शिक्षा की ओर रुझान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और समुदायों दोनों को प्रयास करने की आवश्यकता है।
कुल मिलाकर कौशल और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा देने का गांधी का दृष्टिकोण ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और गांधी जी की जो शिक्षा दर्शन है इसमें क्या समानताएं हैं तथा क्या असमानताएं हैं। इनकी गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो आज के समय में किस तरह से प्रासंगिक है, उनमें से किन चीज़ों को आज जोड़ने की आवश्यकता है अपने नई एजुकेशन पॉलिसी में, इसके बारे में हमारा सेकंड टॉपिक है। तो आइए इसे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास पर जोर देती है, जो कुछ मायनों में महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों को दर्शाती है। आइए देखें कि एनईपी 2020 गांधी के कौशल शिक्षा के आदर्शों को कैसे अपनाती है। सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में कौशल विकास। एनईपी 2020 स्कूल स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती है। यह गांधी के इस विचार से मेल खाता है कि शिक्षा को व्यवहारिक कौशल प्रदान करना चाहिए जो छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करे। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है समग्र विकास। एनईपी 2020 केवल पुस्तकीय ज्ञान से परे कौशल विकास पर बल देती है। यह गांधी के सर्वांगीण शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां छात्रों का शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक विकास होता है। लचीलापन और विकल्प। एनईपी छात्रों को विभिन्न कौशल क्षेत्रों का पता लगाने और चुनने की अनुमति देती है। यह गांधी के छात्र केंद्रित शिक्षा के विचार का समर्थन करता है, जहां व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं को महत्व दिया जाता है। इसके बाद है मातृभाषा में शिक्षा। एनईपी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह गांधी के इस विश्वास के अनुरूप है कि शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब उसे छात्रों की समझ में आने वाली भाषा में दिया जाए। हालांकि इसमें कुछ अंतर भी है, जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन है और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कुछ अंतर भी है। एनईपी का दायरा व्यापक है। एनईपी केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्रों के लिए कौशल विकास की वकालत करती है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर जोर। एनईपी मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देती है। गांधी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा को महत्व देते थे। अब क्या चीज़ें हैं जो सुधार की जा सकती है नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो बताया गया है। तो आइए इसे देखते हैं। एनईपी 2020 गांधी के कौशल शिक्षा के आदर्शों को अपनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि एनईपी को और मजबूत बनाने के लिए कुछ सुधार किए जा सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना, औपचारिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक कौशल और शिल्पों को सीखने के लिए अनौपचारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, नियोक्ताओं के साथ मिलकर कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करना ताकि छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। कुल मिलाकर एनईपी 2020 और गांधी के विचारों के बीच समानताएं दर्शाती है। एनईपी को और विकसित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत में कौशल शिक्षा गांधी के सपने को साकार करे, जो आत्मनिर्भर और सशक्त समाज का निर्माण करना है। इसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है स्वावलंबी शिक्षा और समकालीन शिक्षा नीति, गांधी के विचारों की एक झलक। महात्मा गांधी का स्वावलंबी शिक्षा का विचार समकालीन शिक्षा नीतियों में परिलक्षित होता है। वो इस प्रकार है। रोजगारोन्मुख शिक्षा। आज कई शिक्षा नीतियाँ छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर देती है। यह गांधी के इस विश्वास को दर्शाता है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि कौशल विकसित करना भी है, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके।
उद्यमशीलता शिक्षा। कुछ नीतियाँ अब छात्रों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह गांधी के स्वावलंबी शिक्षा के आदर्श से मेल खाता है, जहाँ व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकता है। कौशल विकास। नई नीतियाँ कौशल विकास पर बल देती है, जो छात्रों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह गांधी के इस विचार का समर्थन करता है कि शिक्षा को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ अंतर भी है। कार्यान्वयन में चुनौतियाँ। कई बार समकालीन शिक्षा प्रणालियों में कौशल विकास और उद्यमशीलता शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है। आधारभूत संरचना की कमी। छात्रों को उद्यमी बनाने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा या संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। परीक्षा प्रणाली पर जोर। कभी कभी परीक्षा प्रणाली रचनात्मकता और उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर सकती है। आगे का जो रास्ता है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करके इसे सही किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। समकालीन शिक्षा नीतियों में गांधी के स्वावलंबी शिक्षा के विचारों की झलक दिखाई देती है। इन नीतियों को खूब मजबूत बनाने के लिए हम यह कदम उठा सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाना। उद्यमशीलता के इच्छुक छात्रों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। रटने के बजाय कौशल विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली परीक्षा प्रणाली को अपनाना। गांधी के स्वावलंबी शिक्षा के आदर्शों को अपनाकर हम ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित कर सकते हैं जो छात्रों को आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए तैयार करे। यहाँ पे हमारा तीनों यूनिट समाप्त होता है। इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5-5 नंबर के 2 टिप्पणी लिखने होंगे तथा 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। टिप्पणी के लिए 3 टॉपिक दिए जाएंगे, जिनमें से 2 पे टिप्पणी लिखना होगा, तथा क्वेश्चन के लिए भी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन को बनाना होगा, जो कि 10-10 नंबर का होगा। पूरा एग्ज़ाम हमारा 30 नंबर का होगा। तो टिप्पणी के लिए हमने 4 क्वेश्चन तैयार किए हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। आत्म की खोज पर गांधी जी के विचार। दूसरा है, ये टिप्पणी के लिए है, शिक्षा के माध्यम पर गांधी जी की दृष्टि, व्यावसायिक शिक्षा की प्रासंगिकता, सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचार। ये 4 टॉपिक हमने तैयार किए हैं, जो कि टिप्पणी के लिए है। ये 5-5 नंबर के आएंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने यहाँ दिया है। इन्हीं में से आपके 2 प्रश्न आएंगे। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, ग्रामीण विकास स्थानीय आवश्यकता आधारित शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, चर्चा कीजिए। ये हमारा शायद 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक वाला है ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, गांधी जी ने उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर बल दिया है, चर्चा कीजिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण और नैतिक विकास से संबंधित गांधी जी के विचारों की चर्चा कीजिए। उसके बाद है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमने तैयार किया है वो है, फिनिक्स बस्ती गांधी जी के सरल जीवन, आत्मनिर्भरता और सांप्रदायिक सद्भाव के सिद्धांतों का प्रतीक है, चर्चा कीजिए। अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है तो आप ये इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, और ज़्यादातर चांस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाएं।
अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन पा रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। यहाँ पे हमारा सिलेबस समाप्त होता है। धन्यवाद।